हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से दोबारा हमारे फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5th एपिसोड लेकर आया हूँ। इस एपिसोड में हम लोग जो पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने फिज़िक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्ज प्रोड्यूस करने के मेथड्स यानी कि मोड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा था, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जिंग को डिटेलिंग से मैंने स्टडी किया था, पूरे पूरे हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद फिर कूलम्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। दो पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स था उसके उसके उसका जो मैग्नीट्यूड था उसको निकालने का फार्मूला जो कूलम्स लॉ में जो पढ़ा था वो मैंने पढ़ा था। उसके बाद कूलम्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में डिस्कस किया था, फिर रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा था, फिर आगे जाकर के वेक्टर्स लॉ पढ़ा था, उसमें कुछ बेसिक्स था वो भी पढ़ा था। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब मैं सोचता हूँ कि आप अगर सही से मेरे चारों वीडियोस को देखें हैं तो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी लेकर आया हूँ। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर नहीं बनता है ये क्वेश्चंस तो आज जो सॉल्यूशन मैं बाद में लिखाऊंगा इसमें, तो ये सॉल्यूशंस में अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है तो आप हमको नीचे कमेंट करके कह सकते हैं ताकि मैं उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेते हुए। हाँ, मेरे लाइव क्लासेस में जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें बच्चे कह रहे थे कि सर आपका जो ऑफलाइन क्लासेस में इतनी अच्छी इंटरेक्शन बनती है, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस में उतनी अच्छी इंटरेक्शन नहीं हो पाती है सर। तो इंटरेक्शन नहीं होती है इसीलिए तो उतना अच्छा नहीं आप लोगों को मतलब एक तरह से लगता है कि मैं ही बात करता हूँ, आप नहीं कर पाते, आपके क्वेरीज़ को नहीं रख पाते। ये रिकॉर्डिंग वीडियोस का एक कौन समझिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैं कोशिश करूँगा कि दूर हो जाए, धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि ऐसा पढ़ाऊँ ताकि मुझे फील हो कि आप सामने बैठे हो। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने तरफ से काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ कि ताकि आप तक सारा कंटेंट जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में देता हूँ वो सारा कंटेंट मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी दे सकूँ। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग पहला टॉपिक जिसका नाम है पहला क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद समझते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। इफ़ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट, कोई बॉडी अगर घिस करके चार्ज करते हैं, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं, तो उस बॉडी का जो वेट है ना उसमें क्या होता है, क्या बदलाव आता है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है ऑलवेज डिक्रीजेस स्लाइटली, मतलब हमेशा थोड़ा घट जाता है। ऑलवेज इंक्रीजेस स्लाइटली, हमेशा थोड़ा बढ़ जाता है उसका वेट। उसके बाद मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, थोड़ा बढ़ भी सकता है और थोड़ा घट भी सकता है। या डी ऑप्शन में क्या है, रिमेन्स प्रिसाइजली द सेम, लगभग समान रहता है, लगभग सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना था। तो क्वेश्चन को पॉज करिए, थोड़ा सोचिए, उसके बाद आंसर करिए और उसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो देखिए, इफ़ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग, इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉडी को किसी पेन से या दूसरे ही कोई बॉडी से रब किए, फ्रिक्शन किए, दोनों के बीच में घिसे, तो घिसते ही ना इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ था। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से एनर्जी हुई। अब एनर्जी प्रोड्यूस हुआ और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ ना, ये एनर्जी अगर इस बॉडी के वर्क फंक्शन के बराबर हो गया तो इस जिसका वर्क फंक्शन कम है, मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन कम था, इसका ज़्यादा है, तो इस बॉडी के वर्क फंक्शन के बराबर पहुंचते ही एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलना शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जैसे इससे निकला, चूंकि इसका वर्क फंक्शन थोड़ा ज़्यादा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया। तो इससे इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इसमें कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो इसमें कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव। वर्क फंक्शन हैविंग lesser the body having lesser work function will get positively charged and the body having greater work function will get negatively charged।
ये तो मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिए, अब यहाँ क्या रबिंग की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। एक चीज़ बताइए, इन दोनों बॉडी के मास में क्या डिफरेंस आया। तो ये बॉडी का मास कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन चला गया तो कुछ मास भी ले गया। 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, किलोग्राम। एक चीज़ बताइए, मास तो बहुत कम है, लेकिन अगर बहुत सारा मास चले जाए तो थोड़ा सा चेंज तो दिखेगा ही। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन अगर चला गया इस बॉडी में तो इसमें मास में स्लाइटली डिक्रीज तो करेगा। अब इस बॉडी में देखिए, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो इस बॉडी के मास में इंक्रीमेंट आएगा थोड़ा। गेटिंग माय पॉइंट, तो स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ बॉडी नहीं दिया है कि कौन सा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है बॉडी के नेगेटिवली। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मास में कमी हो जाएगी। अगर वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है तो मास उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। तो ऑलवेज डिक्रीज ये तो नहीं कह सकते हैं। ऑलवेज इंक्रीज स्लाइटली ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमेशा इंक्रीज करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, यस, ये कहना मुश्किल है ना कि पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है कि नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। अब दोनों में से या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है, ये करेक्ट आंसर है। बट अब डी, ऑप्शन डी देखिए, रिमेन्स प्रिसाइजली द सेम। क्या लगभग सेम ही रहता है ना। जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है उसका तो मास तो कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो रिमेन्स सेम तो गलत है ना। तो मतलब हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता तो पिछला वीडियो जा करके देखिए, उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इन जनरल मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स विच टेक इनफ्लेमेबल मटेरियल द रीजन इज। देखिए, मेटालिक रोप किसी भी जो कैरियर्स में, मतलब तेल वगैरह ले जाने वाला जो व्हीकल होता है, ऑयल वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसमें ना मेटालिक रोप ना सस्पेंड करके छोड़ देते हैं, रोड में घिसता रहता है। वो क्यों छोड़ते हैं उसके बारे में वो रीज़न पूछ रहा है, क्यों छोड़ते हैं ऐसा करके। तो पहला रीज़न है देयर स्पीड इज़ कंट्रोल्ड, मतलब स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मतलब कहने का मतलब है गाड़ी के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में क्या, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नियरर टू द अर्थ, मतलब सीजी को अर्थ के जितना नज़दीक रख सके उसको मेंटेन करने के लिए, मतलब सीजी को अर्थ के नज़दीक रखने के लिए, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। उसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, मतलब जो बॉडी है कैरियर का, ट्रक का या ट्रेन का, किसी भी का भी, तो उसका बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए, मतलब एक तरह से कंडक्टिंग वायर रहेगा तो अर्थ से कनेक्टेड रहेगा उसके लिए। अब देखिए डी क्या ऑप्शन है, नथिंग शुड बी प्लेस्ड अंडर द कैरियर, कैरियर के नीचे कुछ भी नहीं रखना, मतलब ये कह रहा है कि ये जो मेटेलिक रोप है उसको नहीं रखना है। तो अब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है वो हमको बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर आंसर करिए, फिर अगर समझ में नहीं आती तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो देखिए इसका आंसर कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है स्पीड इज कंट्रोल्ड। एक चीज़ बताइए, ये जो मेटालिक रोप है ना किसी भी गाड़ी में इसलिए देते हैं, मान के चलिए ये व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल चल रही है आगे, ठीक है, ये व्हीकल आगे की तरफ चल रही है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आगे की तरफ जब व्हीकल जा रही है, इसमें इन्फ्लेमेबल मटेरियल रखा हुआ है, आगे की तरफ जा रही है, तो आगे से तो एयर आ रहा है ना, मतलब एयर आ रहा है, एयर इसको अब रेजिस्ट करेगा इसके बॉडी में, है ना। इसके विस्कस फोर्स तो मत कहिए, इसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा इसके बॉडी में, है ना। इसके बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा तो आयंस के फॉर्म में चार्ज तो आयनाइज्ड हो जाएगा ना, इसके बॉडी एयर के भी जो मॉलिक्यूल है वो आयनाइज्ड होगा। अब मेटल भी आयनाइज्ड हो जाएगा, मेटल में भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो अगर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना तो जरूरी है ना, अदरवाइज अब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो स्पार्क भी हो सकता है। अगर स्पार्क हो गया तो क्या फ्लेमेबल मटेरियल जल जाएगा ना, आग लग जाएगी। तो इस आग लगने से बचाने के लिए छोटे छोटे स्ट्रिप यानी कि छोटे छोटे मेटालिक रोप्स को पीछे की तरफ
सस्पेंड करके छोड़ देते हैं ताकि ये जो ग्राउंड से ना टच होते रहे और ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन को लाकर इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। गेटिंग माय पॉइंट्स? इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर दे ताकि स्पार्किंग का जो फिनोमेना है वो ना हो सके। स्पार्किंग नहीं होगा तो गाड़ी सेफली आराम से काफ़ी स्पीड से जा सकता है। भेजे में घुसा मतलब टू अवॉइड व्हाट? फायरिंग ऑन द व्हीकल वी यूज मेटालिक रोप्स सो दैट। अब देखो आंसर इसका ऑप्शन का देख लेते हैं कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट है। देयर स्पीड इज कंट्रोल ना, स्पीड का कोई बात ही नहीं है इसमें। टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कैरियर नियर टू द अर्थ ना, ये भी नहीं है। तो सी देखते हैं, टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टेक्ट विद द अर्थ। यस, यही तो मेन हम लोगों का पर्पस होता है उसको रखने का। नथिंग शुड बी प्लेस्ड अंडर द कैरियर, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेटेलिक अब यहाँ पे कैरियर जा रहा है तो उसमें चार्ज तो प्रोड्यूस होगा ना फ्रिक्शन की वजह से, उसको ख़त्म तो करना है। तो इस तरह का मेटालिक रोप देना ज़्यादा सेफ हो जाता है। तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? हमको एक बात बताएंगे आप कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? पहली बात बताइए। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है यहाँ पे, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। अगर क्वेश्चन वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं बनता तो मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से आप कोशिश करिए समझने की। चलिए देखिए क्या पूछा हमें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ बताइए आप, अब हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻⁻19 kg है ना एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना है, एक इलेक्ट्रॉन में मास इतना है। तो एक चीज़ बताओ, 1 kg इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? सिंस दे देते हैं, यूनिटरी मेथड। हेंस 1 kg का कितना हो जाएगा? तो 1 kg का कितना होगा? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करना आसान है। तो कितना हो जाएगा? 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1 कितना हो जाएगा? तो ये आ गया आपको 0. या देखिए 0.1758 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ है, और सॉरी यहाँ -31 है, ये -31 है। -31 ऊपर जाता है, ऊपर -19 है तो 31 ऊपर गया और 19 है यहाँ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 30, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, कर लीजिए आप। 31 -19 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 1 मतलब 12 आ जाएगा। तो 12 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कितना आ गया फाइनली आंसर हमारा? कितना आ गया? अब यहाँ पॉइंट को अंदर कर ले, एक 1.76 अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, इंटू 10⁻11 कुछ ऐसा आ रहा है क्या? है कोई आंसर ऐसा? 1.7, हाँ 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम आ गया। तो देखिए बी इज़ द करेक्ट आंसर है कि नहीं? बी करेक्ट है कि नहीं? बी इज़ द करेक्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया? कितना ईजी क्वेश्चन था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है? अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। किसी पॉलीथीन पीस को ऊन से रगड़ते हैं तो पाते हैं कि इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है पॉलीथीन में। तो पॉलीथीन में जो नेगेटिव टोटल चार्ज है, इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज मास दिस फाइंड द मास ट्रांसफर टू द पॉलीथीन। अब बताइए कि पॉलीथीन में कितना टोटल मास ट्रांसफर हो गया वूल से। तो निकालते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करिए। अगर क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करते हैं उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में जहाँ पे भी कमी आती है, दिखता है कि ये मेरे से नहीं बन रहा था, तो आप दोबारा मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चंस होता है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ लिखिए, क्या क्या दे रखा है वो लिखते हैं।
तो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो टोटल चार्ज दे रखा है, कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ। अब मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं इसमें, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है तो वो भी लिख लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, तो दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इतना चीज़ दे रखा है। अब बोला है कि मास कितना ट्रांसफर हुआ। एक चीज़ बताओ, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो अगर निकाल लेते हैं तो मास कितना होगा वो टोटल निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे उतना इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पढ़ाए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बोले थे, किसी भी बॉडी में टोटल चार्ज जो होता है, किसी भी बॉडी में वी नो दैट टोटल चार्ज इक्वल टू NE, पढ़े थे कि नहीं। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q/E। अगर हम इस फॉर्मूला में n Q का वैल्यू और E का वैल्यू डालें तो n निकल जाएगा। तो Q का वैल्यू कितना, 3.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। E का वैल्यू कितना, E का वैल्यू सॉरी E का वैल्यू, E का मास का वैल्यू नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इंटू 10⁻30, सॉरी चार्ज है ना, -19 कूलम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ काटिएगा तो देखिए, यहाँ पे काटिएगा, देखिए काट के देख लेते हैं, 3.6 डिवाइडेड बाई 1.6 कितना आ गया, तो आ गया हमारे पास 2.25। तो देखिए कितना आया, 2.25 इंटू 10⁻, कितना, देखिए यहाँ 19 ऊपर जगह 7 ऊपर है, तो कुछ ऐसा नहीं रहा कि 12 आ गया। अब देखिए इसमें क्या अरेंजमेंट है, तो 2.25 इंटू 10⁻, कितना आ गया, 12 है क्या कोई ऐसा, नहीं भाई। सबसे पहली बात देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला ना, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, m टोटल निकालना, m टोटल इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुना मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 2.25 इंटू 10⁻12। अब मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ये काट के कितना आ जाएगा तो देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई करना है, 9.1 से, 9.1 से मल्टीप्लाई करते ही कितना आया, 9.1 से कितना, 2.25 इंटू 9.1 कितना आ गया, तो 20.475 इंटू 10⁻, देखो यहाँ 12 है, यहाँ 31 है, 12 है, यहाँ 31 है, तो कितना हो जाएगा, 11 से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9, यहाँ 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा, -19 हो गया। तो फाइनली आंसर कितना लिख सकते हैं, 20 में एक पॉइंट को इधर शिफ्ट करते हैं तो 2.05 लिख दे क्या, इंटू अप्रॉक्सीमेट कर लिए, इंटू 10⁻। अब देखिए एक पॉइंट शिफ्ट किया तो 10 एक्स्ट्रा आ गया ना, 10 एक्स्ट्रा आ गया तो इस पावर को घटा देगा, -18 हो जाएगा क्या। तो 2.05 इंटू 10⁻18 है कहीं, देखिए 2.05 इंटू 10⁻18, देखिए सी इज़ द करेक्ट आंसर है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, भेजे में घुस रहा। चलिए इतना आ गया आंसर, कितना इजी क्वेश्चन था ना, इजीली निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अ पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर इज ब्राउट नियर। देखिए कोई पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटर को नज़दीक लेके आते हैं, ठीक है, बट डज नॉट टच नहीं करना है, टू मेटालिक स्फीयर्स दैट आर इन कॉन्टैक्ट। देखिए 2 मेटालिक स्फीयर है जो कॉन्टैक्ट में है और उसके बगल में एक चार्ज इंसुलेटर लाते हैं। द मेटालिक स्फीयर्स आर देन सेपरेटेड, उसके बाद दोनों को अलग कर लेते हैं। तो अलग करते हैं, द स्फीयर विच वॉज इनिशियली फारदेस्ट फ्रॉम द इंसुलेटर विल। अब वो स्फीयर जो शुरू में सबसे दूर में था उस इंसुलेटर में क्या होगा, तो ऑप्शन ए है बी अनचार्ज, क्या होगा, अनचार्ज रह जाएगा। उसके बाद बी नेगेटिवली चार्ज, कैसा चार्ज होगा, सबसे दूर वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, बी पॉजिटिवली चार्ज, मतलब सबसे दूर वाला क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब डी ऑप्शन है बी आइदर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज,
या तो पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज हो रहा है या पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। तो अब ये पॉज करिए क्वेश्चन को, वीडियो को, सोचिए और आंसर करिए, उसका सॉल्यूशन देखिए मेरा। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दो चार्ज बॉडी अगर है और वो दोनों कांटेक्ट में है और कोई इंसुलेटिंग बॉडी लाए जो चार्ज पहले से था, पॉजिटिवली चार्ज था, वो जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए तो पता है ये न्यूट्रल बॉडी जब होता है तो उसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो रिपेल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन्स तो रिपेल हो गया, बताए थे इंडक्शन में पढ़े थे कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद ये बॉडी क्या कर लिए, सेपरेट कर दी, ये दोनों बॉडी क्या किए, सेपरेट कर लिए। तो सेपरेट करते ही ना ये पॉजिटिव चार्ज जो रिपेल हो चुका तो उसी में रह गया, नेगेटिव चार्ज जो इधर आ चुका था इसी में रह गया। तो चार्ज बताइए कि दूर वाले बॉडी में कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज ना। तो देखिए कौन सा इसमें सही है, तो बी पॉजिटिवली चार्ज, ये ऑप्शन सही है। बी नेगेटिवली चार्ज, ये तो गलत ऑप्शन है। बी अनचार्ज, ये भी गलत। बी आइदर पॉजिटिवली नेगेटिवली, ये भी गलत। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नहीं इंटीजर टाइप वैल्यू पूछा है, उस पर ध्यान देना। तो देखिए हमारे पास 2 पॉइंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर in air experiences a certain force, then the distance at which they will experience the same force in a medium of dielectric constant k। मतलब r का वैल्यू, वो r का वैल्यू बताना, r का वैल्यू दूसरे केस में वो वैल्यू बताना है जिससे पहले केस के तरह फोर्स लगे, और कौन सा बाद में जब r का वैल्यू बताना है जिसमें मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है। मान के चलिए, मान लिए तो चार्ज बॉडी था, एक चार्ज बॉडी है, ये दूसरा चार्ज बॉडी है, ये दोनों का चार्ज Q1 और Q2 है। अभी बात पहले क्या है, एयर है, पहले क्या है, एयर है। एयर जब है तो कितना होगा इसका फोर्स का वैल्यू, कूलम्स लॉ से Q1 Q2 अपन R², इतना फोर्स होगा। मान लीजिए B4 है, F1 है। अब बाद में क्या किए, इसके बीच में K डाल दिए, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम डाल दीजिए। अब इसको कितना आगे पीछे करें, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो, मान लीजिए x है, अभी पहले r था बाद में x कर लिए। अब डिस्टेंस x में फोर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। तो फोर्स क्या होना, सेम, सेम तो इक्वेट करना पड़ेगा दूसरे केस के लिए, Q1 Q2 अपन, अब R चेंज हुआ है ना, ये K डैश हो जाएगा, K नहीं रहेगा, क्यों, K क्या था, एयर के लिए था ना, अब ये मीडियम के लिए तो K डैश लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो R की जगह पे कितना हो जाएगा, अब चेंज हो चुका है, X हो चुका है, तो X का वैल्यू निकालना है हमको। तो देखते हैं X का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ से 1/4πε0 लिख सकते क्या एयर के लिए, यहाँ Q1, अच्छा एक देख Q1 Q2 खत्म हो जाएगा, Q1 Q2 खत्म हो जाएगा, ठीक है, Q1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, एक सेकंड सॉरी, देखिए Q1 Q2 खत्म, कैंसिल आउट हो गया आपस में। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ बचा कितना है, 1/r² बचा हुआ है, यहाँ कितना बचा हुआ है, 1/4πε0 इंटू के हो जाएगा। बताए थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या चीज़, ये रिलेटिव परमिटिविटी ही तो है। एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आता था, एप्सिलॉन r इक्वल टू ε/ε0, तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ε0 इंटू εr, यानी कि εr की जगह पे k डाल दिए हम, ठीक है। चलिए ये हो गया 1/x हो गया। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4π तो कैंसिल हो गया ना, बचा कितना, हमको निकालना क्या है, ये x² है, सॉरी ये x² है, x², तो ये x² निकालना था हमको, x निकालना है, तो कितना हो गया r² k बनेगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, r पे स्क्वायर पे रूट चलेगा तो ये r हो जाएगा, बट √k बचा रहा है, k का स्क्वायर नहीं है, तो r/√k हो गया। इसका मतलब कौन सा आंसर है, देखिए ऑप्शन मैच कराइए, कौन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। भेजे में घुसा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कितना इजी था ना, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, व्हाट इज द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस
ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से आप ट्राई करिए। अगर वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो वेल, नहीं बनता है तब मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या दे रखा है, तो गिवन में दे रखा है तो वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस दे रखा है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 3.2 इंटू 10⁻, कितना दे रखा है, -15 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है। अल्फा पार्टिकल कह रहा है। अल्फा पार्टिकल में याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल हमेशा ना, ये अल्फा पार्टिकल जो होता है ना, ये हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। हीलियम He2+, ये हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। समझ में आ रही है? हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है तो इसका मतलब कितना चार्ज है इसके पास, 2 प्रोटॉन है ना, 2 प्रोटॉन है, तो मतलब +2e कहिए, है ना, चार्ज +2e है। अब पूछा क्या, कूलम्स फोर्स निकालने बोला। कूलम्स फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है। 2 अल्फा पार्टिकल में दोनों पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, तो K Q1 इंटू Q2, मतलब Q इंटू Q, दोनों में चार्ज सेम है। Q1 इंटू Q2 भी लिखते हो तो बाद में डाल देंगे। उसके बाद R² है, R²। तो बताइए K के जगह पे यहाँ क्या डालेंगे, 1/4 K का वैल्यू डाल देंगे, तो अभी K ही रहने दीजिए। उसके बाद Q1 की जगह पे 2E इंटू 2E, दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव ही लिखेंगे। और उसके बाद डिवाइडेड बाई R², तो फाइनली आया कितना, 4KE²/R²। अब देखिए 4 इंटू के का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू, अब देखिए ई का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई कितना है, आर का वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है, समझिए, क्या इसको काट सकते हैं क्या, दोनों पे स्क्वायरिंग है ना, तो स्क्वायर तो दोनों का कॉमन आ जाएगा, ये दोनों का। तो देखिए 16 2 जा 32 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 10⁻15 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायर के अंदर हो रहा है ये, तो 10⁻15 है, ऊपर जाएगा +15, तो इधर -4 बचेगा। तो -4 का स्क्वायरिंग करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ पावर कितना, -9 है, यहाँ पावर -8, तो कितना टोटल ओवरऑल पावर कितना बचेगा, 1, सिर्फ 10⁻1। और नीचे कितना, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 खत्म, तो बचेगा कितना, 9 इंटू 10⁻1 बचेगा, तो कितना मतलब 90 न्यूटन आ जाएगा। समझ में आ रही, देखो यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना है कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास 90 कूलम आ रहा है, तो 90 कूलम है क्या ऑप्शन में, यस है, दिस इज करेक्ट है ना। सिंपल क्वेश्चन, सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। समझ में आ रही है तो ट्राई करना है। इजी क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट्स बनती है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में तो फिर कॉन्सेप्ट अप्लाई होती है। ठीक है, तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस +4E एंड +E आर एट ए डिस्टेंस ऑफ x अपार्ट। x डिस्टेंस पे दोनों सेपरेटेड है, x डिस्टेंस से। एट व्हाट डिस्टेंस अ चार्ज q मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम चार्ज +E सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। बताइए, कहना चाह रहा है कि दो चार्ज है +4E और +E, दोनों चार्ज को सेपरेट करके रखें x डिस्टेंस से। उसके बाद कोई Q चार्ज उसके बीच में कौन ऐसा जगह रखे, कहाँ कितना दूर में रखे +E से, ताकि ये इक्विलिब्रियम मतलब उस पर जो नेट फोर्स हो वो 0 रहे। तो समझते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पॉज कर, इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, आंसर निकालिए। आंसर निकालने के बाद मेरे सॉल्यूशन का इंतज़ार करिए। उसके देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, या फिर आप अगर सही बनाए हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बनाते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। तो मान लीजिए ये +E है, +E है, और ये +4E है। ये +E और +4E के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है, x है, x है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई Q चार्ज रख दिए। Q चार्ज कितना डिस्टेंस है E से, E से कितना डिस्टेंस है,
हम कह रहे हैं r डिस्टेंस है, लेट कर लिए r डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बन जाएगा, कितना बचेगा, x माइनस आर ही होगा ना, ठीक है। अब देखिए इस जगह पे इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से किधर की तरफ फोर्स होगा, आगे की तरफ होगा ना, इधर की तरफ होगा ना, है ना, क्यों चार्ज पार्टिकल, क्योंकि क्यू भी पॉजिटिव ई भी पॉजिटिव। अब क्यू पे +4e की वजह से किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को यहाँ कैंसिल आउट करेगा तभी तो जीरो होगा। तो एक दोनों मतलब एफ नेट को जीरो करना है हमको, इक्विलिब्रियम में है ना, तो एफ नेट को जीरो करना है। तो एफ नेट को जीरो करने के लिए पहले एफ नेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि Q1 अगर हम इसको लेते हैं तो Q2 क्या हो जाएगा इसके लिए, Q1 प्लस Q1 हम Q ले लिए तो Q2 कितना होगा +E डिवाइडेड बाई, अब इसके बीच का डिस्टेंस r² है, माइनस, क्योंकि देखिए ये फोर्स इधर है लेकिन +4e की वजह से फोर्स इधर है तो माइनस साइन दे देंगे कि Q इंटू 4e डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखिए r की जगह पे कितना हो जाएगा, x माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0 है ना। तो देखिए अब यहाँ से कुछ कुछ वैल्यूज कांस्टेंट कॉमन आएगा, तो k कॉमन आएगा, कॉमन ले जा करके उसमें उस पार भेज दिए तो 0 हो गया। q भी कॉमन आएगा, कॉमन को उस पार भेजे वो भी 0 हो गया। उसके बाद e भी कॉमन आएगा, वो भी उस पार लेके गए 0 हो गया। बचा कितना, 1/r बचा, 1/r² बचा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उस पार भी लेके चले गए तो कितना हो जाएगा, 4/x माइनस आर का होल स्क्वायर है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ पे समझिए 1/r² है ना, तो 1/r² को क्या 1/r का होल स्क्वायर लिख सकते क्या, इसे 4 की जगह पे 2/x माइनस आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो दोनों मतलब पूरे पे स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पे स्क्वायर है तो हट जाएगा, स्क्वायर खत्म, बचा कितना 1/r इक्वल टू 2/x माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3r। हमको निकालना क्या था r का वैल्यू, तो x/3 हो जाएगा, पेजे में घुस रहा है। तो x/3 कौन सा आंसर में है, कौन सा ऑप्शन में है, x/3 सी में है, सी इज़ द करेक्ट आंसर कह सकते हैं ना, सी इज़ द करेक्ट आंसर कह सकते हैं, सी इज़ द करेक्ट आंसर, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज इतना ही क्वेश्चन था, आज हमारा वीडियो में क्वेश्चंस पे ही था वीडियो। चलिए अगले टॉपिक अगले वीडियो एपिसोड में हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद गॉस थ्योरम वगैरह डिस्कस करेंगे। सारा चीज़ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक के बाद एक कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आपका मोहब्बत और प्यार ऐसे ही बना के रखिए। मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत करूँगा कि आप तक हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ आपको, और कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझा सकूँ। मैं प्रयास में हूँ, आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके वीडियो को इस जो नीडी स्टूडेंट जो क्लासेस नहीं कर पाए हैं उन तक पहुँचाकर आप मेरा जो ये मिशन है उसको कामयाब करिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।